नमस्कार, मैं सुधांशु प्रकाश स्वर्गीय नाना पालकर स्मृति समिति की तरफ से आयोजित ई व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज नवरात्रि पे आयोजित ई व्याख्यानमाला का 7वां पुष्प का आयोजन होने वाला है। स्वर्गीय नाना पालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, जिन्होंने महाराष्ट्र प्रांत में प्रवास करके पूरे प्रांत में राष्ट्र भावना का जागरण किया। नाना पालकर जी बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे। वो एक प्रकांड लेखक और कवि भी थे।
उनकी लिखी गीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गाते भी हैं। उसके अलावा आकाशवाणी पे भी उसका आयोजन किया जाता है। उनके द्वारा रचित पुस्तक देश विदेश में काफ़ी प्रचलित हुए। नाना पालकर समिति की तरफ से इस व्याख्यानमाला का जो आयोजन किया गया है, इसका विषय है स्त्री शक्ति जागरण। ये स्त्री शक्ति जागरण व्याख्यानमाला नाना पालकर जी से प्रेरणा लेकर शुरू की गई। नाना पालकर जी उस समय करीब आज से 75 साल पहले उन्होंने जो बातें रखी थी, उसमें नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बात की थी। आज उनके प्रेरणा को लेके हमारे पुणे में करीब 50 सेवा बस्तियों में स्वराज प्रकल्प नाम का एक प्रकल्प चलता है, जो कि महिलाओं के लिए कार्य करता है, जिसमें स्वावलंबन का काम, बचत गट का काम, ऐसे अनेक काम किए जाते हैं। उसके अलावा महिला शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, ऐसे कई एक काम पिछले 20 साल से यशस्विता के साथ चल रहा है। ज़्यादातर लड़कियां 14 से 15 वर्ष में अपने जीवन के एक प्राकृतिक मोड़ पर आती हैं। ऐसे समय में किशोरियों को किशोरी प्रकल्प कार्यक्रम से जोड़ के उनके जीवन में आदर्श और मार्गदर्शन देना, ये स्वराज प्रकल्प का एक कार्य है। हमारा ये जो कार्यक्रम है स्त्री शक्ति जागरण व्याख्यानमाला, ये आज 7वें पुष्प की ओर है, जिसकी शुरुआत हमने पिछले 6 दिन पहले की थी। आज के कार्यक्रम में जो हमारे साथ यहाँ पे वक्ता हैं, जो हमसे बात करने आई हैं, वो विश्व की एक मानी जानी एडवेंचर स्पोर्ट्स में जिनका नाम है, उनका नाम है पद्मश्री शीतल महाजन जी। आज शीतल महाजन जी हमारे साथ हैं, जो कि हमसे बात करेंगी, जिनका कि साक्षात्कार यहाँ पे होगा। और एक इंस्पायरिंग वुमेन ऐसा सत्र हमने रखा था, जिसका एक सत्र कुछ दिन पहले प्रसारित हुआ था, आज उसका दूसरा सत्र होने वाला है। और शीतल महाजन जी के साथ उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक पहलुओं पे हम जाएंगे, जिसका कि इंटरव्यू सिद्धि जी लेंगे। उससे पहले मैं शीतल जी का थोड़ा परिचय करके दूंगा। शीतल जी मूलतः पुणे के रहने वाली हैं और अभी शीतल जी फिनलैंड में रहती हैं। शीतल जी बहिनाबाई चौधरी जी के परिवार से संबंध रखती हैं। शीतल जी को भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार, जिसे कि हम पद्मश्री बोलते हैं, उनसे नवाजा गया। शीतल जी ऐसी पहली महिला थी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जिनने जंप किया था, जिन्हें स्काई डाइव किया था, वो भी बिना किसी ट्रायल के। शीतल जी के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। ऐसे उनके नाम से कुल 7 विश्व रिकॉर्ड हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। उसके अलावा कुछ 17 नेशनल रिकॉर्ड्स उनके नाम से हैं। शीतल जी का जो एजुकेशन है, ये पुणे विश्वविद्यालय के फर्गुसन कॉलेज से हुआ है और उसमें उन्होंने बीएससी जियोलॉजी में किया है। उसके अलावा उन्होंने एडवांस डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया वो भी कर रखा है। उनका बेसिक स्काई डाइविंग कोर्स, जो कि भारतीय वायुसेना की तरफ से दिसंबर 2007 में हुआ है। अभी तक शीतल जी कुल मिला के 750 स्काई डाइविंग उन्होंने किया है, जिसमें कि ज़्यादातर डाइविंग उन्होंने 13,000 फीट से, कुछ 400 के आसपास डाइविंग जो है उन्होंने 13,000 फीट से किया है। उसके अलावा एक डाइविंग उनका 30,000 फीट से भी हुआ है और 18,000 फीट और ऐसे अलग अलग स्तर से उन्होंने डाइव किया है। शीतल जी के पुरस्कार की ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं कुछ मुख्य पुरस्कार पे जाऊंगा। स्टेट, जो कि राज्य स्तरीय पुरस्कार, शिव छत्रपति महाराष्ट्र स्टेट स्पोर्ट्स स्पेशल अवार्ड 2004-2005, उनसे उनको नवाजा गया। 2011 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के हाथों से उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो अवार्ड उनको हमारे माननीय महामहिम स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथों दिया गया था। इंटरनेशनल पुरस्कार में द FAI मेडल 2017, जिससे इनको नवाजा गया। और ये जो पुरस्कार है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल के बराबर ऐसा पुरस्कार माना जाता है। मैं शीतल जी के कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं उसको बताऊंगा, जो कि इंटरनेशनल लेवल के रिकॉर्ड्स हैं। ये पहली महिला थी जिन्होंने पैराशूट जंप किया और जो अपना नॉर्थ पोल है
उस पर इन्होंने -37 डिग्री सेल्सियस पे 2400 फीट से उन्होंने M31 हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी। उसके अलावा उन्होंने साउथ पोल पे -38 डिग्री सेल्सियस में 11,600 फीट से जंप लगाया था, वो जो कि फ्री फॉल जंप था। उसके अलावा शीतल जी जो है वो पूरे टीम के साथ उन्होंने -38 डिग्री सेल्सियस पे पूरी टीम को लीड करते हुए उन्होंने जंप किया था। शीतल जी एकमात्र पहली ऐसी महिला है जिन्होंने दुनिया भर के 7 महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट में जिन्होंने जंप किया। इसके अलावा अभी कई रिकॉर्ड हैं जो शीतल जी के नाम पे हैं। एक जो खास रिकॉर्ड है शीतल जी का, जो इन्होंने सपरिवार, शीतल जी ऐसे जुड़वे बच्चे की माँ है, तो अपने बच्चे के साथ और पूरे परिवार के साथ इन्होंने स्काई डाइव किया था। इसके अलावा अभी थोड़े सोशल मीडिया में थोड़े दिन पहले एक साड़ी ट्वीट करके बहुत प्रचलित हुआ था। तो शीतल जी का एक बहुत ही अच्छा उसमें एक अनुभव था, जिनमें उन्होंने महाराष्ट्र की परंपरागत जो साड़ी है उस वेशभूषा में उन्होंने जंप किया, और वो जंप भी उन्होंने मिस्र, उसमें एक उन्होंने सेल्फी लिया था जो कि जिसमें कि मिस्र का पिरामिड दिख रहा है। तो ऐसा उन्होंने जंप किया था, और जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था। उसके अलावा 2018 में शीतल जी ने अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे एक बर्थडे विश के लिए वो स्काई डाइविंग किया था, जिनमें उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। अभी मैं एक और परिचय करके देता हूँ। अब हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं श्री मनोज पोचट जी। मनोज पोचट जी स्वर्गीय नाना पालकर स्मृति समिति के एक सदस्य हैं। मनोज पोचट जी का परिचय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुणे महानगर के संपर्क प्रमुख करके, सह संपर्क प्रमुख करके ऐसा मनोज जी का दायित्व है। उसके अलावा मनोज जी एक प्राइवेट कंपनी में कंसल्टेंट करके काम करते हैं और रहने के लिए पुणे में ही हैं। मैं अभी मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि शीतल जी को भारत माता की प्रतिमा और पुस्तक देके स्वागत करें। Welcome Sheetal ji to the show. The very first question that comes to my mind is, you're born and brought up in Pune, right? Your schooling has been in complete Marathi medium. So what was the first dream you ever had for your life? मेरा ज़िंदगी का पहला ड्रीम था, मुझे उड़ना है जस्ट लाइक अ बर्ड। और तब मैं सोच रही थी कि आई विल बी पायलट बन के मैं एरोप्लेन में बैठूंगी और उड़ूंगी। और तभी एक मूवी का सॉन्ग आया था रोज़ा का, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, आसमान में उड़ने की आशा। एंड तब पता पड़ा कि एरोप्लेन का पायलट नहीं, एरोस्टेस बन गई तो भी मैं उड़ सकती हूँ। फिर जब जैसे बड़ी हुई तब समझ में आया एरोप्लेन में बैठ के फ्लाई करना मतलब उड़ना नहीं है, उसके लिए मुझे एरोप्लेन से कूदना पड़ेगा। That seemed easy then. सो उसकी वजह से फिर मतलब उसके बाद बहुत बाद में पता पड़ा कि फ्लाइंग मतलब एरोप्लेन से कूद के जो फ्लाई करते, पैराशूट लेके फ्लाई करते। तो मतलब वो ड्रीम था मेरा पहला कि मुझे फ्लाई करना है, कुछ तो करना है ऐसे टाइप में। आपको इसी क्षेत्र में जाना है, ये आपको कब रियलाइज हुआ? स्काई डाइविंग में जाना है ये मुझे मैं 12th में थी। एंड एक्चुअली 11th से ही हम नेशनल डिफेंस, मैं पुणे में रहती, पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास में मेरा घर है चांदनी चौक में। और वहाँ पे मतलब मेरे कॉलेज में एक मेरी दोस्त थी ज्योति सुमरिया, शी वॉज माई जूनियर। एंड उसके भाई वो एनडीए में रहती थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी में रहती थी। और उसके भाई जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे और वो कैडेट्स को स्काई डाइविंग का ट्रेनिंग देते थे। और वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे स्काई डाइविंग करी थी। पर उनको मैं जनरली हम मिलते थे एवरी सैटरडे संडे जब उसके घर जाते थे, तो मुझे पता नहीं था कि उन्होंने इतना बड़ा कुछ किया हुआ है। तो सडनली मैंने उनका न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ देखा एंड मुझे पता लगा कि यार फ्रंट पेज पे किसी का फोटो आता है तो वो पॉलिटिशियंस होते हैं या टीवी स्टार होते हैं, न्यूज़ या फिर एक्टर्स बॉलीवुड वाले कुछ होते हैं, या फिर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल करा तभी फ्रंट पेज न्यूज़ पे आते हैं। मैंने भैया ने ऐसे क्या किया, मेरे दोस्त के जो भाई हैं भैया ने ऐसे क्या किया। तो उनका पूरा आर्टिकल पढ़ा, तब मुझे लगा कि यार इन्होंने कुछ तो हटके किया ज़िंदगी में, मतलब मुझे ऐसे कुछ अलग करना था ज़िंदगी में।
तो बता पड़ा कि इस फर्स्ट वो पहले भारतीय है पुरुष जिन्होंने The नॉर्थ first और man. उत्तर दक्षिण ध्रुव पे जंप करी हुई है। मैं उनके घर गई फिर से संडे को और उनको बताया कि मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा और मुझे भी ऐसा कुछ करना है। और उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया। वीडियो में स्काई डाइविंग कैसे होती है, एक एरोप्लेन आता है, एरोप्लेन का दरवाज़ा खुलता है और स्काई डाइविंग करते हैं। उस मोमेंट मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे ज़िंदगी में जो करना था वो वही है, क्योंकि उसके पहले मैंने स्विमिंग ट्राई किया, मैं टेबल टेनिस स्टेट प्लेयर रही हूँ। उसके बाद जो ड्राइंग पेंटिंग्स किया, तब मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी मुझे मुंबई में एडमिशन मिला था, बट पापा ने बोला कि मतलब पेंटर ही करियर नहीं है, तो मुझे उधर जाने नहीं दिया। तो मैं सोच रही थी किस फील्ड में जाऊँ। जब मैं स्काई डाइविंग का वो वीडियो देखा ना, उस मोमेंट डिसाइड हो गया था कि मेरा जन्म सिर्फ स्काई डाइविंग के लिए हुआ है। This is it. Like, This is it. moment. So how did your family and relatives, especially relatives, react to your dream? Because this sounds quite risky. Uh, Jumping from like 2,400 meters of height. How did your relatives react to this? एक्चुअली पहले घर वालों का ही रिएक्शन अजीब था। मैंने पहले घर जाके बताया कि मेरे फ्रेंड के भैया है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव पे स्काई डाइविंग करी है और वैसा ही मुझे कुछ करना है। तो मेरे पापा ने बोला हाँ ठीक है, हम जैसे कुछ बताते हैं सुन के एक कान से छोड़ देते घर वाले, वैसे टाइप मेरे पापा ने भी सुना और छोड़ दिया। उनको लगा कि कुछ दिमाग में नया भूत आया हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे चीज़ें ट्राई करी हुई थी। तो ही थॉट एक वैसा ही कुछ कीड़ा है दिमाग में आया हुआ है इसके, और वो करना चाहती है बट करेगी नहीं करेगी पता नहीं ऐसे टाइप में। तो मैंने बोला मुझे एरोप्लेन से कूदना है। पापा बोलते अपने खानदान में कोई एरोप्लेन में बैठा नहीं है, तो एरोप्लेन बैठना नहीं कूदना चाहती है। मैंने बोला हाँ कुछ तो अलग है ना। तो बोलते नहीं नहीं तू तो लड़की है, मतलब लड़कियों की बस की बात नहीं है। फिर मामा पिक्चर में आया, फिर मौसी आई, फिर मतलब दादी दादा एवरीवन केम इन पिक्चर एंड सब बोलने लगे अकेली बेटी है क्यों भेज रहे हो ऐसे, क्यों फालतू धंधे करने हैं, लड़कियों का काम नहीं है ये। और जनरली वो भी सही थे एक एंगल से कि लड़कियों को इस क्षेत्र में कभी जाने का चांस ही नहीं मिला था। तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आई कि लड़कियों को चांस मिला नहीं है इसलिए ये ऐसे सोच रहे हैं, देन व्हाई नॉट आई शुड ट्राई दिस। मतलब मैं ट्राई करती हूँ, फिर मुझसे ही वो क्यों स्टार्ट हो जाएगा कि लड़कियाँ ये भी कर सकती है। करेक्ट। तो आइडिया तो आ गई, घर वालों को बता भी दिया बट कोई तैयार नहीं था हेल्प करने के लिए। देन आई कन्विंस माई फादर और फिर हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में गए थे। उनको दिखाया कि एक हेलीकॉप्टर आया, उसमें से लोगों ने जंप करी। मेरे जो फ्रेंड के भैया थे स्क्वाड्रन लीडर कमल सिंह रोबर्ट, उन्होंने भी जंप करी और उन्होंने हमारे सामने ऐसे लैंड किया पैराशूट लेके। मैंने कहा सी देखो यही तो मुझे करना है। मेरी मम्मी बोलती एरोप्लेन से ऐसे कूदेगी हाथ पैर टूट गया तो शादी कौन करेगा, तब पूरा सीन अलग हो गया। टिपिकल इंडियन थिंकिंग। एंड आई सेड नहीं शादी किया किसी ने तो भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये करना है, भले मर गई तो फिर चलेगा। बट वो पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी होती है ना, जैसे आज मेरे भी बच्चे तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे उनकी इनसिक्योरिटी थी कि ओके करना है ठीक है बट सेफ्टी देखो क्या है क्या नहीं है। फिर जो मेरे फ्रेंड के भैया थे कमल सिंह ओबड़, उनके पास हम गए बैठे उनके पास, उनको बताया कि आपने जो करा वैसे ही मुझे करना है, मेरे पापा मम्मी को समझाओ। तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला कि मतलब मेरे पापा को बताया कि देखिए महाजन जी, उस शीतल को जो भी स्काई डाइविंग करनी है, नॉर्थ पोल करनी है, साउथ पोल करनी है, कहीं भी करनी है, उसके लिए मैं उसको गाइडेंस कर सकता हूँ बट बिना फैमिली के सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता। आप उसके पीछे खड़े होना इतना ही ज़रूरी है। तो वो उन्होंने कहा वो स्टेटमेंट इतना सही, मतलब बैठा उस दिन वो माहौल सही बना था और मेरे पापा कन्विंस हो गए और पापा ने बोला कि ठीक है चल मैं आई विल सपोर्ट यू। और तब से आज तक मेरे पापा ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। The biggest support comes from family. My family, my father, नहीं my mother was not ready। जब तक मैं घर से मैंने नॉर्थ पोल जाने के लिए, उत्तर ध्रुव जाने के लिए मेरी फ्लाइट थी, उस दिन तक मेरी मम्मी नहीं बोल रही थी। मैं बोल रही थी मत जा। और मेरी दादी सब ऑल रिलेटिव्स वर नॉट सेइंग, एवरीवन वाज सेइंग कि मत जा, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई तो। और उस टाइम पे फ्लाइट मतलब यार आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पापा का 15,000 रुपये पगार था और सैलरी थी और उसमें घर मैनेज करना, और पुणे से मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ और डायरेक्टली मुझे नॉर्थ पोल जाना है, वो भी एरोप्लेन में। मेरे खानदान की पहली लड़की थी जो मतलब पर्सन थी जो एरोप्लेन में बैठने वाली थी, तो वो एक्साइटमेंट अलग थी और कूदने वाली थी, तो वो अलग एक्साइटमेंट थी। बट एक जिम्मेदारी भी थी कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो प्रूव करना है, क्योंकि जब तक वो मोमेंट नहीं आया था नॉर्थ पोल वाला कि मुझे नॉर्थ पोल जाना है, डिसाइड हुआ, ये सब डिसाइड जब चल रहा था कि मुझे नॉर्थ पोल जाना है,
तो रिलेटिव्स ने हो या स्पॉन्सर्स ने हो, मतलब इतना पैसा कहाँ से आएगा? नॉर्थ पोल जाने के लिए 15 लाख रुपए खर्चा था। मेरे पापा की हार्डली कम, इतनी थोड़ी सी सैलरी थी। तो कुछ पुणेकर्स ने क्राउड फंडिंग किया, फिर टाटा माई फादर वॉज वर्किंग इन टाटा मोटर्स, तो उन्होंने टाटास ने कुछ मदद करी एंड मेरे पापा ने लोन निकाला और फाइनली पैसे इकट्ठे हो गए, जाने की तैयारी भी हो गई। बट इन सब में एक चीज़ मिसिंग थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये बाकी किसी को नहीं समझ में आ रहा था, वो मुझे ही सिर्फ पता था कि एवरीवन वाज थिंकिंग कि अच्छा इसको फेमस बनना है या फिर इसको कूदना है, जैसे टाइम पास करने के जा रहे, जस्ट फॉर अ फेम, नेम फेम। बट मुझे एक चीज़ प्रूव करनी थी, मतलब जब ये चांस मिला, इसके बारे में पता पड़ा कि नॉर्थ पोल पे जाके स्काई डाइविंग कर सकते, पहली जंप कर सकते, इट कैन बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये जब पता चला, मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आई कि चीज़ आई कि वाई नॉट टू प्रूव द वर्ल्ड दैट व्हाट इंडियन वुमन कैन डू, भारतीय महिलाएं क्या क्या कर सकती है, ये एक प्रूव करने का, एक दिखाने का एक चांस मिल रहा था। भले जिसको जो भी सोचना था सोचने देना था मुझे। मैंने कुछ स्पॉन्सर्स के पास गई थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम तो अभी 20 साल की हो, तुम्हें क्यों पड़ी नॉर्थ पोल पे जाके कूद गई और पैराशूट नहीं खुला, मर गए तो। बट लोग ये पॉजिटिव नहीं सोच रहे कि अगर जंप सक्सेसफुल होकर आ गई तो, मतलब स्काई डाइविंग इस क्षेत्र में हमारा इंडिया का कहीं नाम ही नहीं था, नामो निशानी नहीं था। अगर ये कुछ लोगों की शायद मौत भी हुई थी बिफोर यू, तो नहीं वो जंप करने के टाइम पे बाद में, बट जाने के पहले ही इतना निगेटिव माहौल था, एवरीवन वाज सेइंग कि तू जाएगी और वापस नहीं आई तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। कुछ स्पॉन्सर्स ने ऐसे बोला था, घर वाले तो अलग स्टोरी में थे कि हाथ पैर टूट गया तो कौन शादी करेगा। निगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा देख रहे थे सब लोग, और मुझे एक ही पॉजिटिव चीज़ दिख रही थी कि अगर मैं जंप करके आई तो भारतीय महिला का नाम कहीं तो टॉप पे पहुंच जाएगा एडवेंचर स्पोर्ट्स में, उसके बारे में सोचो। बट वो किसी को देखना नहीं था। मैंने बोला अब जिसको जो सोचना है सोचो, मैं जा रही हूँ। और घर से जब निकल रही थी तब फाइनेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम आए, बट टाटा मोटर्स ने हेल्प करी। जाने की डेट भी आ गई, 9 अप्रैल को मैं निकली और वहाँ पर पहुँची। 12 अप्रैल को मेरी जंप थी, 12 अप्रैल 2004 को मेरी जंप थी। और फिर वहाँ पे वेदर ख़राब हो गया, तो रशियन लोगों ने जो नॉर्थ पोल जो उत्तर ध्रुव है वो रशियन लोगों के अंडर आता है, वो उसका मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनका सब ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है। तो उन लोगों ने पैसे तो ले लिए, उधर में पहुँच भी गई, पर वेदर खराब हो गया। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपकी जंप तो नहीं हो सकती, आपको वापस जाना पड़ेगा। मैंने सर मैं वापस तो नहीं जाऊंगी, आपको जो मर्जी करना है कर लो, मैं तो इधर। तो फिर मैं तो इधर ही बैठ रही हूँ। और फिर उसके बाद सडनली मतलब तब फ़ोन नहीं थे, तब इतने सारे अडल्ट से कि घर पे बताओ कैसे कि मुझे वापस भेज रहे हैं। हाँ। एक फ़ोन था मेरे पास नोकिया का, वो वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। फिर एक सैटेलाइट के फ़ोन से घर पे फ़ोन किया। फिर मेरे जो गुरु है, मतलब मेरे भैया फ्रेंड के जो भैया थे एक्सट्राऑर्डिनरी कमल सिंह ओबड़, उनको मैं गुरु मानती हूँ। उनको मैंने फ़ोन किया नॉर्थ पोल से, सैटेलाइट के फ़ोन से कि सर मेरी जंप तो नहीं हो रही और ये लोग मुझे वापस भेज रहे हैं, मैं क्या करूँ? बोलते वापस आ जाए, मतलब वापस मतलब एक नॉर्थ पोल जाने के लिए नॉर्वे का और वर्ल्ड का एक लास्ट आइलैंड है लॉन्गियरबेन, वहाँ से आगे फ्लाइट जाती है। तो हम नॉर्थ पोल पहुँच गए थे और उधर से मुझे वापस नॉर्वे के उस आइलैंड पे भेज रहे थे। मैंने वापस आ गई मैं। फिर हमने फिर से रशियन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि पैसे तो नहीं है, जितने पैसे थे उतने आपको दे दिए, बट जंप तो करनी है। फिर वीज़ा एक्सपायर हो गया था, बहुत प्रॉब्लम्स बहुत आए, बट सब फेस करके हम नॉर्थ पोल पहुँच गए। फिर से मैं 18 अप्रैल 2004 को मेरी जंप थी, प्लान हो गया पूरा। वहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, तो रात शाम के 6:30 बजे जंप प्लान हुई। और फिर सडनली इंस्ट्रक्टर आया और उन्होंने बोला कि आपकी जंप नहीं हो सकती फिर से। मैंने बोला सर अब क्या हुआ? बोलते किसी ने 2 दिन पहले जंप करी है, उनकी डेथ हुई है, तो आपको एक इंडिमनिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जंप। मैंने बोला सर आप जो मर्जी पेपर पे लिखना है लिख लो, मैं कूदना चाहती हूँ, मुझे जस्ट जंप करने दो। उन्होंने बोला ऐसा क्या है, क्यों आपको जंप करना है? मैंने बोला सर एक आग लगी है पीछे, एक प्रूव करना है कि लड़की, एक जुनून है, कि एक जुनून था वो अलग, कि प्रूव करना था पूरे वर्ल्ड को कि भारतीय महिला किसी भी क्षेत्र में जाए, वो क्षेत्र वो मतलब उसमें कुछ करके ही दिखाती है। तो एक चांस मिला है, कम नहीं है किसी से। तो वो और जनरली वर्ल्ड में एक पर्सपेक्टिव था इंडियन वुमेन के बारे में कि वो 4 दीवारी के अंदर ही रहती है, बच्चे और चूल्हा इतना ही सोचती है, उसके आगे उसकी ज़िंदगी ही नहीं है। तो मुझे वो इमेज कहीं तोड़नी थी, और यही बहुत बड़ा चांस था मेरे लिए कि एक एडवेंचर, मतलब यू विल सी इंडियन वुमेन इन कॉर्पोरेट, या फिर मेडिकल में भी देखोगे, क्रिकेट में भी देखोगे, स्पोर्ट्स में देखोगे, बट एडवेंचर स्पोर्ट्स इज लाइक जिसमें
You really need a guts and people say अच्छा ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। और वो जब कोई ऐसा बोलता है तब मुझे बहुत दिल से बुरा लगता है, तब वो आग फिर से लग जाती है और फिर लगता है कि I will prove you that what Indian woman can do. That तो is वो your source of spirit. स्पिरिट है या एंड अभी भी वही है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू कैन नॉट डू इट। आई सेड ओके गिव मी अ चांस, आई विल प्रूव इट। सो वो एक जुनून था नॉर्थ पोल की जंप करने के पीछे। देन 18 अप्रैल 2004 मैंने मेरी पहली जंप बिना किसी ट्रेनिंग के 2400 फीट से उत्तरी ध्रुव पे करी एंड दुनिया की पहली महिला बनी ऐसे बिना किसी ट्रेनिंग के जंप करने वाली। How was that moment? मतलब ये सारी मैं struggle- नीचे उतर के ना हम पुणे में गणपति जब फेस्टिवल होता है ना तो गणपति में बहुत पागल जैसे नाचते हैं तो आई वाज डांसिंग लाइक दैट बट नोबडी वाज देयर टू सी दैट बट वो एक मोमेंट था दैट आई प्रूव्ड इट टू होल वर्ल्ड दैट व्हाट इंडियन वुमन कैन डू इट। मतलब वो पागलपंती जरूरी थी और वो है मुझ में। मैं एज ए इंडियन एज अ वुमन आई कैन प्रूव इट टू द वर्ल्ड करके। तो वो अच्छा मतलब एक मतलब इतने सारे बैरियर तोड़ के आई थी ना तो वो वर्थ हो गया। एंड सब जम के पहले भी कुछ लोगों ने बोला कि जम करी और मतलब इफ यू डाई कि गलती से मर गई तो मैं जिंदा हूँ मैं मुझे कुछ नहीं हुआ काइंड ऑफ आई जस्ट सेलिब्रेटिंग माय दैट मोमेंट। That was really amazing. But speaking of that, we are today in 2020, where I think, लड़का लड़की का जो भेद है वो थोड़े बहुत % में कम है। मतलब people believe, I think so. लेकिन what is the challenge that you faced as a woman back in 2004? एज अ वुमन तो बहुत सारा मतलब लड़की है तेरी बस की बात नहीं है, फिर लड़कियों ने कभी स्काई डाइविंग नहीं करी, ऐसे इधर क्यों जाना है। मतलब भारतीय महिला उसमें थी एक्चुअली। आई विल से देयर वाज ओनली वन इंडियन वुमन हु यूज्ड टू डू स्काई डाइविंग सिंस 1970s 80s। रेचल थॉमस मैम है, शी इज़ ऑल्सो पद्मश्री। एक्चुअली उन्होंने शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स एंड ऑल, बट शी ऑल्सो फील्स द सेम थिंग। मतलब इतने सारे सालों में सिर्फ 2 ही स्काई डाइवर्स बन पाई है इंडिया में। फर्स्ट वाज रेचल थॉमस मैम एंड आफ्टर दैट मी, एंड जो डेडिकेटेडली वाज डूइंग करियर इन द स्पोर्ट। देयर आर सो मेनी वुमेन हु केम फ्रॉम एनसीसी में से भी बहुत सारी लड़कियां आई है जिन्होंने ओके व्हाट इज स्काई डाइविंग टेस्ट करा, देन दे लेफ्ट इट बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव स्पोर्ट। बट आज भी ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी इज नॉट देयर स्टिल, कि अच्छा लड़की है, अच्छा अपने आप को बहुत शानी समझती है। मेरे सी आई हैव 750 जंप्स, बट आज भी लोगों को लगता है तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, 750 जंप, हमारे तो 1000 जंप है, हमारे तो 5000, जिनके 200 जंप है वो भी कहते हैं कि आई एम द ग्रेट, क्योंकि तू लड़की है, तेरी तो औकात ही नहीं है ऐसा टाइप। अब आज भी पद्मश्री मिलने के बाद, कितने सारे अवार्ड्स मिलने के बाद, अवार्ड्स तो छोड़ दो, अवार्ड में काउंट भी नहीं कर रही हूँ, एक्सपीरियंस मेरा जो है उस एक्सपीरियंस को भी लोग काउंट नहीं करना। नॉट लोग स्पेसिफिकली मेन इन माई फील्ड don't want to appreciate that what I have done. मैंने जब साड़ी का जंप किया तो I got criticized by some skydivers that साड़ी पहन के जंप करा कौन सी बड़ी बात है। मैंने बोला एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि मैंने साड़ी पहन के जो जंप करी उससे एटलीस्ट 100 भारतीय महिलाएं इंस्पायर होंगी कि साड़ी पहन के अगर स्काई डाइविंग करी जा सकती है तो और क्या क्या करा जा सकता है, सोचो। मतलब होता है वो क्रिटिसिज्म स्टिल देयर, तभी भी वैसा ही था। आई विल से अभी थोड़ा कम हुआ है, बट आई विल से इन माय फैमिली आई हैव सीन थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर पापा ने थोड़ा मना किया। मेरी आई ने मतलब मेरी आई बोलती थी कि अभी भी बोलती है कि बच्चों को देख, बहुत हो गया स्काई डाइविंग करना। मेरी माई मदर इन लॉ आल्सो यूज्ड टू से तुझे कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा। मैंने बोला मेरी जितनी मतलब जितना मैंने मेरे बच्चों को देखना चाहिए उतना मेरे हस्बैंड की भी जिम्मेदारी है, मेरे पति की भी उतनी जिम्मेदारी है, उसने भी देखना चाहिए, तो वो देखेगा ना। मैं अगर मर भी गई तो वो देख लेगा पर वो अभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो इक्वालिटी के लिए फाइट करना ही पड़ता है। So do you think this happens only in India? नहीं, वो ये बाहर भी है, बाहर इंडिया के बाहर भी मैंने ये देखा है। जैसे कंपटीशन में जाते हैं तो या फिर नॉट इवन कंपटीशन, ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं तो अच्छा इंडियन हो, अच्छा मतलब ऑर्थोडॉक्स होंगे ऐसे टाइप में सोचते हैं। मतलब अगर मतलब बहुत सारी जगह पे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इंडियन है तो यू विल बी नॉट दैट फ्री टू टॉक, कंजर्वेटिव होंगे। बट जैसे फ्री में बात करने लग जाता है फिर लोगों को ग्रांटेड भी लेना चालू कर देते हैं।
पर ये हर जगह है, नॉट इन इंडिया ओनली, मतलब सभी जगह है कि महिला को थोड़ा कम समझा ही जाता है अभी भी, मतलब कितना भी बड़े पोजीशन पे आप पहुंच जाओ। So all this struggle, you conquered your fear. All this is very appreciated. But in all this process, I'm keen to know the one most fearful moment and the one most funniest moment you faced till date. फियरफुल एक था, हमने जो फॉर्मेशन जंप किया था एक्चुअली 2012 में, मुझे मेरे 500 जंप कंप्लीट हो गए और इंस्ट्रक्टर भी मैं बन गई थी। तो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूटिंग एसोसिएशन की तरफ से एक फॉर्मेशन जंप के कैंप में बुलाया गया था। वो इन्विटेशनल बेसिस ही होता है, तो मैं क्वालिफाई हो गई, मैं चली गई वहाँ पर, और उसमें 50 So you were the first Asian to be invited to yes, that. yes. तो उसमें जब हमने 100 लोगों ने जंप करी, 25 से 4 एरोप्लेन से जंप करी, और हम लोगों ने हवा में डिज़ाइन बनाया। जब हवा में आप डिज़ाइन बनाते हो तो बॉडी की पोजीशंस आपको एडजस्ट करनी होती हैं। तो जैसे मैं बॉडी पोजीशन एडजस्ट करके फॉर्मेशन में जा रही हूँ, और बाकी लोग जैसे सामने वाला, मुझे पता है कि मेरे सामने ये ब्लू कलर का ड्रेस वाला बंदा है, इधर येलो वाला है, इधर रेड वाला है, तो ऐसे मैं मेरे जगह पे जाने का कोशिश कर रही थी। एक गलती से दूसरा कोई बंदा आया और उसने शोल्डर पे मुझे हिट कर दिया। तो हमारा नीचे आने का जो स्पीड है वो 230 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हम नीचे आते हैं एरोप्लेन से जंप करने के बाद टिल पैराशूट ओपन्स। तो उस स्पीड में जब वो बंदा आके हिट किया, मैं शोल्डर डिसलोकेट हो गया, और मुझे उस मोमेंट लगा तो गई मैं, मतलब पता नहीं पैराशूट खोल पाऊंगी नहीं खोल पाऊंगी, और वो पेन इतना बेकार था। स्टिल आई मैनेज टू बी इन अ फॉर्मेशन के बाद फिर मतलब पैराशूट ओपन किया, और जैसे पैराशूट ओपन किया तब रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत बेकार लगा हुआ है, मुझसे पैराशूट का ब्रेक्स लगेंगे नहीं, लैंडिंग कर पाऊंगी नहीं, वो एक फियर आ गया कि जनरली मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स होते हैं स्काई डाइविंग में, पैराशूटिंग में, वो पैराशूट खुलने के बाद होते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो पैराशूट लैंडिंग के टाइम पे लोग मस्ती करते हैं और फिर क्रैश हो जाते हैं, फिर डेथ भी होती है। और मुझे लगा कि ये ऐसा ही कुछ हो सकता है। पैराशूट खोला लैंडिंग के लिए लास्ट मोमेंट, फिर जब थी दोनों ब्रेक्स लगाए तो ये ब्रेक कम लग रहा था, मतलब ये ज़्यादा लग गया। तो मैं ऐसे टर्न होके आई हिट द ग्राउंड अगेन। तो माय लेफ्ट नी एंड लेग वाज हर्ट एंड माय शोल्डर ऑलरेडी वाज ब्रोकन। हॉस्पिटल गई, मैं वॉकिंग ही खुद वॉक करके ही गई, तब समझ में आया कि ये सब टूटा हुआ है। तो वो एक फियर आया था, मतलब 7000 फीट पे कुछ लग गया, और फिर एक फीलिंग आई फियर वाले कि यार आज तो मतलब और कुछ होना चाहिए। हाँ, और तब मुझे मेरी मामा की मतलब याद आई थी कि मामा कहता था मेरा कि हाथ पैर टूट गए तो कौन शादी करेगा। तब तो शादी हो गई थी मेरी, बट स्टिल हाथ पैर टूट गए तो क्या होगा, तो वो एक थॉट आया था दिमाग में। बट फनीएस्ट में मैं कहूँगी स्काई डाइविंग में एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी एक्चुअली। उसमें एक हुला लूप पर रिंग जो होती है ना, हुला लूप पर रिंग, तो वो हम रिंग लेके स्काई डाइविंग करते हैं। रिंग के दोनों साइड में 2 लोग ऐसे होल्ड करके होते हैं, और स्काई डाइविंग हवा में उस रिंग के मतलब आर पार आपको जाना है हवा में। जैसे आई कैंट एक्सप्लेन एक्चुअली, बट दोनों साइड से 2 लोगों ने होल्ड करा हुआ है और उसमें से जाना है। वो एक फनी मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसमें एक अलग ही मज़ा है। इट्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ लस्ट टू डू इट। That's really interesting. जब when you have to go for a dive or parachute thing, so health diet में क्या what do you prefer in health diet? How do you manage that? Skydiving is all about the fitness. Fitness means not physical fitness, the more mental fitness. If someone has किसी के पास 6 पैक एब है और फिजिकली टोटली फिट है, बट मेंटली अगर वो फिट नहीं है, फिट मतलब एरोप्लेन में जब आप दरवाजे में खड़े रहते हो लास्ट जंप के लिए और नीचे देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि नीचे कितना डिफिकल्ट इज दैट। तो अगर आप मेंटली अगर फिट नहीं है तो आप जंप नहीं कर पाते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जो कहते हैं यस यो आई विल डू द जंप, आई वांट टू डू स्काई डाइविंग, एंड एरोप्लेन के दरवाजे के पास पहुंचने के बाद फुस वो बोलते हैं नहीं आई कांट जंप, और वो फिर वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए मेंटल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन फिजिकल फिटनेस। मतलब फिजिकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट मेंटल फिटनेस मोर इम्पोर्टेंट है। इसमें मसल मेमोरी की बहुत ज़्यादा मतलब ये होती है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप कुछ भी आपके दिमाग में अगर थॉट आ गए और आप पैराशूट खोलना अगर भूल गए, आप हाथ में एक फाइटर मीटर अल्टीमीटर कहते हैं, अल्टीट्यूड मीटर, आप कितने हाइट पे है, जैसे एरोप्लेन से कूदते हो तो 13,000 फीट पे हो,
पैराशूट खुलने का जो टाइम होता है वो 5000 फीट पे आने के बाद आपको दिखता है 5000 फीट पे है। Okay. तो उसमें आपके हेलमेट के अंदर एक डीटर होता है, वो बताता है बीप बजता है। तो आप भले फॉर्मेशन करो, हवा में जो मर्जी कर रहे हो, आपको 5000 फीट पे जब बीप बजता है तो आपको समझना है कि पैराशूट हाथ नीचे पीछे जाके पैराशूट खोलना है करके। तो ये मसल मेमोरी होनी चाहिए, मसल मेमोरी बनती है वैसे भी थोड़े दिनों के बाद, तो वो मसल मेमोरी प्रैक्टिस के बाद आती है। वही चीज़ हम ग्राउंड पे सिखाते हैं पहले बच्चों को। जब हमारे पास ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं तो उनको रियल एयरक्राफ्ट से जंप करने के पहले उनको वर्चुअली हाउ दे कैन डू द सेम थिंग ऑन ग्राउंड। फिर वो मसल मेमोरी डेवलप होने के बाद कि भले आप भूल गए तो भी वो हाथ पीछे जाके खुल जाएगा पैराशूट। अगर वो भी भूल गए तो 2 पैराशूट्स होते हैं, मेन पैराशूट डिफरेंट होता है, जैसे पैराशूट खोल दिया और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दूसरा रिजर्व पैराशूट होता है, उसमें खराब जो पैराशूट है उसको निकाल दो, कटे हुए कर दो और दूसरा पैराशूट खोलो, रिजर्व पैराशूट। अगर आप दोनों भी ओपन करना भूल गए तो उसमें ऑटोमेटिक ओपनिंग डिवाइस होता है, सो उससे पैराशूट खुल ही जाता है। तो फिर भी मसल मेमोरी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्काई डाइविंग इज ऑल अबाउट फ्लाइंग इन एयर, और उसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आसपास क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा पेड़ है, ट्री है या घर है, हॉराइजन कहाँ है, वो सब देखने के चक्कर में भूल जाते हैं, वो मतलब भूल सकते हैं। तो एज ए एक्सपर्ट वी मेक श्योर आवर स्टूडेंट इज लर्निंग ऑल दैट स्टफ। Being that, I've also heard a fact that you had to struggle a lot to get official recognition after your first jump from the North Pole. So what was that story from the Indian government? Yeah, actually मैं पहला नॉर्थ पोल पे जंप किया और फिर पहली जंप करने के बाद मैं इंडिया में, मुझे नॉर्थ पोल पे मैं मतलब डांस किया था कि यस मैं प्रूव कर दिया कि हाँ आई हैव डन समथिंग। एंड एज अ इंडियन वुमेन यू नो, एक जैसे कहा जाता है कि भारतीय महिला ये नहीं कर सकती है, बैरियर में ही रहती है, तो वो एक ककून था। आई ब्रोक दैट ककून एंड एक इमेज नई इंडियन वुमेन की तैयार करके मैं आई इंडिया में प्राउडली सेइंग दैट मैंने नॉर्थ पोल पे जंप करी है। तो इंडियन गवर्नमेंट में कुछ ऑफिसर्स ने कहा तो क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई, तो स्काई डाइविंग तो बहुत डिफिकल्ट बात है नहीं। तो मैंने बोला जाने के पहले तो कहने वाले अलग कह रहे थे, अब आने के बाद बहुत बड़ी बात नहीं ऐसे कह रहे हैं। फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गई, बताया कि मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो एक ऑफिसर ने कहा कि ये सर्टिफिकेट तो मैं ऐसे ही आपको प्रिंटिंग प्रेस में बनवा दूंगा मैडम, व्हाट इज द प्रूफ आपने जंप करी है। मैंने फिर वीडियो दिखाया, जी ऐसा वीडियो तो हम रामोजी फिल्म सिटी में भी मतलब शूटिंग कर लेंगे। मैंने कहा सर ऐसा मत बोलो, इतना भी मतलब बेइज्जत बना करो। तो उन्होंने बोला कि मैडम ऐसा है ना कि स्काई डाइविंग ये जो खेल है वो हमारे भारतीय खेल में नहीं आता, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है, वो डिफेंस वाले खेलते हैं, आप डिफेंस वालों के पास जाओ। मैं फिर इंडियन एयरफोर्स के पास गई, तो इंडियन एयरफोर्स में कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि शीतल आप सिविलियन हो, एक सामान्य नागरिक हो, हम अगर आप डिफेंस में होते तो आपको हम रिकॉग्नाइज करते। तो उनका भी सही था वो। तो अब मैं रिकॉग्निशन के लिए किसके पास जाऊँ? फिर मैंने एपीजे अब्दुल कलाम सर अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तब, उनको जाके बताया कि सर मैं ना फौजी हूँ ना मतलब मैं सिविलियन हूँ, बट सिविलियन में तो ये स्पोर्ट्स है ही नहीं, तो अब मैं करूँ क्या? तो फिर उन्होंने ये मेरे जो पेपर से मैंने नॉर्थ पोल गई थी, रशियन गवर्नमेंट की हेल्प ली, जो एजेंसी थी वो सारा पेपर वेरिफिकेशन के लिए भेजे, वेरीफाई होके आ गए कि मैंने करी हुई है जंप। तो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनकी वजह से ये रिकॉग्निशन मिला मुझे एक्चुअली। और इट टूक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल तक मैं सिर्फ परमिशंस और रिकॉग्निशन के लिए फाइट कर रही थी जंप करके आने के बाद। डू यू थिंक द सिचुएशन इज चेंज्ड नाउ? इंडियन गवर्नमेंट में आजकल तब तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली में ऑफिसर को ढूंढना है, फिर उसकी परमिशन लेनी, अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर आजकल ईमेल पे सब कुछ, आधे हम तो ईमेल पे हो रहे हैं ना, मुझे दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं है। और रिप्लाई अगर नहीं आ रहा तो फैक्स भेजो, फोन करो, यहाँ के एमएलए से बात करवा के वहाँ पे कुछ, मतलब ऐसी चीजें होती है आजकल। तो वो तब डिफिकल्ट था, आजकल या फिर प्राइम मिनिस्टर को टैग करके लिख दो ट्विटर पे सोशल मीडिया, तो ये सब तब नहीं था। आजकल थोड़ा इजी है उस बारे में टू गेट नहीं, लेकिन ये स्ट्रगल ये सब को लेके हाउ इज द गवर्नमेंट सपोर्टिंग यू नाउ? आई विल से थोड़ा मतलब 50-50 चेंज हुआ है, स्टिल नॉट दैट 100% इट्स चेंज। What do you expect now? गवर्नमेंट में आजकल पॉलिटिकली बहुत डिफरेंट हो गया। अच्छा, आर यू फ्रॉम बीजेपी और यू फ्रॉम एनसीपी और यू फ्रॉम जनता, मतलब जनता पार्टी, कौन सा पार्टी से हो आप? आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। तो वो चीज़ नहीं देखी जाती आजकल, वो एक
मतलब वो Major difference है। आजकल नहीं, पहले भी वैसा ही था, बट आजकल मार्केटिंग के हिसाब से, पब्लिसिटी के हिसाब से वो चीज़ें देखी जाती है। बट मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे इतना ही कहना है कि किसी भी पार्टी से आप टैग लगा के कर लो, बट हेल्प तो करो। आज आज इंडिया की ये नीड है कि महिलाएं एडवेंचर स्पोर्ट्स में आए, सारे स्पोर्ट्स में आए, आगे जाए। तो उनको हेल्प, मतलब सी एडवेंचर स्पोर्ट्स में इसलिए कहना चाहती हूँ कि मेंटली आपकी एबिलिटी डेवलप होती है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, सबको साथ लेके कैसे काम करना है, ये आप एडवेंचर से ही सीखते हो। उसमें एक आपको हाउ टू फेस योर फियर, जब आपको बहुत सारी चीज़ों में डर लगता है ज़िंदगी में, वो फेस करके आगे कैसे जाना है, वो एक बार जंप करके देखो, स्काई डाइविंग करके देखो। इट्स नॉट इवन स्काई डाइविंग, ट्रेकिंग करके देखो या एडवेंचर में वाटर राफ्टिंग करके देखो, आपको समझ में आएगा। यू कैन फेस योर फियर, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो ज़रूरत है आज के जनरेशन के लिए, आज के यंग जनरेशन के लिए। एडवेंचर एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए जी। While all this was going on, you were pursuing your graduation from Ferguson College in Pune. So how did you manage to complete that? And since I've read your some of the interviews, तू हवेतच लग्न करणार असं जे काही बोलली होती, so what is that story? How is your personal life now? These are 3 questions, but I will answer it. Ferguson College, when I was in Ferguson College, initially my college did not support. In fact, my HOD was very strict. He was like, कॉलेज नहीं आती और फिर मतलब तुम्हारे जनरल्स कौन भरेंगे, यू नो, यू हैव टू डू योर होमवर्क एंड दिस एंड दैट। आई ऑनेस्टली आई वाज वेरी बैड इन दैट। मुझे एक ही जुनून था तब कि भारतीय महिला कुछ कर सकती है, और मुझे वो प्रूव करना था, भले मैं कॉलेज में बंक करूँ। You are running behind your dream. Yeah, and but my HOD also was right at his point that तू पढ़ाई करना भी जरूरी है, पढ़ाई करेगी तो आगे जाके कुछ तेरा भला होगा। बट मैं वो समझ नहीं पा रही थी। आई वाज लाइक हमारे HOD जो है इज बैड पर्सन एंड ही इज नॉट सपोर्टिंग मी, बट अदर टीचर्स वे सपोर्टिव एंड एवरीवन देन thoroughly helped me मैं पास हो जाऊँ literally. But I with the first class I passed from Ferguson College. I managed sponsors, या फिर North Pole, South Pole, everything, and education also. But that is all because of my all teachers in Ferguson College, and especially my principal sir, Wag sir. He managed to give me a chance to give my exams, special exams afterwards, because I used to miss my exam dates. Other than yeah. So he used to help me on that. Then after that, once my career, I mean skydiving, North Pole, South Pole was done, graduation was done. Graduation इसलिए करना था just because पापा को इतना चाहिए था, बेटी ग्रेजुएट हो गई है, अब शादी के लिए तैयार है, नो nothing else. So like तू भले 50% लेके आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पास वाली डिग्री चाहिए, क्योंकि शादी करते टाइम कुछ तो लिखना है कि तू ग्रेजुएट है। तो जब मैंने 3 ग्रेजुएशंस कर दी, हिंदी में नासिक यूनिवर्सिटी से हिंदी में MA किया है, एंड फर्ग्यूसन कॉलेज से BSc किया हुआ है, एंड 3 साल का डिप्लोमा किया था अरेना मल्टीमीडिया से और ग्राफिक डिजाइनिंग। बिकॉज मुझे तब माया जो ग्राफिक्स थे, विजुअल इफेक्ट्स जो थे, तब बहुत नया था। 2001 इट वाज न्यू era of that graphics, that Entering into the new world. new world. तो उसमें मुझे आना था, and I got work one job offer from Disney also, and from California. तो वो एक अलग era हो रहा था, बट घर वालों ने बोला why you want to work, है ना, मैं पापा was like मैं हूँ ना, तू अभी पढ़ ले। मतलब उनका इतना ही था कि पढ़ ले, नौकरी नहीं करेगी, क्योंकि फिर नौकरी मिलने के बाद है ना, लड़का मिलने के लिए वैसा ढूंढना पड़ता है कि जो more qualified एंड जिसको जॉब करने वाली लड़की चलेगी, ऐसे टाइप में। बट ही वाज नॉट नोइंग नॉर्थ पोल साउथ पोल उससे भी बड़ा होने वाला है। सो ग्रेजुएशन हो गया, देन माय फादर सेड बेटा अब शादी कर ले। मैंने बोला आप जिस लड़के से बोलोगे शादी करूंगी, बट एक ही शर्त है कि मुझे शादी हवा में करनी है। ही वाज लाइक नहीं, that was really funny. ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला आप ढूंढो लड़का। तो उन्होंने ढूंढे, बहुत सारे रिश्ते आए, बट मेरे जो हस्बैंड है वैभव राणे, same my father used to go all matrimony sites, and literally एक एडवर्टाइज आता है ना मैट्रिमोनी साइट्स का, फादर मतलब फेटा लेके वो लड़के के पीछे भाग रहे हैं, लड़की हंस रही है कि बाबा ये नहीं चाहिए, दूसरा जैसे टाइप में। लिटरली वही सिचुएशन थी। माय फादर यूज्ड टू सिट, मतलब वो ऑनलाइन बैठते थे मैट्रिमोनियल्स, 2-4 मैट्रिमोनियल्स में अकाउंट खोल के रखे थे कि ये लड़का देगी वो लड़का देगी।
मैंने बोला जो हाँ बोलेगा स्काई डाइविंग में करियर कंटिन्यू करने के लिए और हवा में शादी करने के लिए, उससे शादी कर लूंगी मैं। The one who will support you Yeah. for lifetime. तो मिल गया फिर एक बंदा, मेरी जो हस्बैंड है वो मिला। फिर उसके पेरेंट्स का जब मैसेज आया कि हमें लड़की देखनी है, मैंने आ जाओ। तो जब वो आए तो उन्हें जैसे लड़की देखते हैं तो लड़कों वाले की शर्तें होती कि अच्छा दहेज चाहिए या फिर कुछ चाहिए, ऐसा टाइप में। मैंने बोला आप कुछ बोलने के पहले मेरा ही क्वेश्चन है कि अगर हवा में शादी करोगे तो मैं आप जो बोलेंगे वो कर सकते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ को अच्छा लगा था, तो फिर शादी फिक्स हो गई एंड उन्होंने फिर सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। और फिर फाइनली शादी हवा में हुई, मतलब पुणे में ही हुई, गोल्फ कोर्स में। हॉट एयर बलून में शादी हुई। हॉट एयर बलून के बास्केट में एक बलून में शादी, मंगलाष्टका फेरा कन्यादान हो रहा था और दूसरे बलून में मेरिया थी लाइव। Wasn't he scared? नहीं, एक्चुअली मैं हस्बैंड मतलब उन्होंने जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ तो उसी के पहले मैंने हाँ बोलने का रीजन भी था कि मेरे पति ने स्काई डाइविंग करी हुई थी एज अ फन। तो मैंने पहला रिश्ता ऐसा आया कि जिसको पता है कि स्काई डाइविंग क्या होती है और उसने खुद करी हुई है। तो मैंने हाँ बोला और फिर फाइनली डिसाइड किया कि शादी हो रही है, फिर हवा में हो रही है। और 19 अप्रैल 2008 में मेरी शादी हो गई हवा में। और सबको लगा कि फाइनली शादी हो गई है इसकी, अब स्काई डाइविंग खत्म हो गया। मैंने कहा अब तो पिक्चर शुरू हुई है। More to come. सो वहाँ से नई जर्नी शुरू हुई थी। फिर do you have any question? No. मतलब शादी फिक्स हो गई, शादी हो गई। उसके बाद मेरे इन लॉज ने भी कहा हाँ बेटा अभी स्काई डाइविंग छोड़ देना। मेरे पापा को भी लगा कि खत्म हो गया करियर, मतलब अभी ये जंप वंप के बारे में नहीं सोचेगी, नॉर्थ को लोग हैं, साउथ हाँ घर देखेगी, चूल्हा चौका देखो, बच्चों को मतलब बच्चे के बारे में सोचो। Again typical. एंड विद इन 6 months आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड मैं मतलब मुझे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ट्विंस सुनते से ही सब लोग खुश हो गए कि अच्छा एक नहीं 2 होने वाले हैं, अब तो करियर खत्म है, मतलब स्काई डाइविंग तो नहीं करेगी। बट जैसे बच्चे 2009 में मेरे ट्विंस हुए, प्री मैच्योर हो गए थे एक्चुअली। अच्छा। फिर उनके वजह से 1.5 year मैंने गैप लिया प्रेगनेंसी एंड बच्चों को देखने के लिए। फिर जैसे बच्चे नॉर्मल हो गए, बड़े हो गए, मेरे पति को बोला कि आपके बच्चे इनको संभालो, मैं जा रही हूँ स्काई डाइविंग करने के लिए, मैं नहीं रुक रही हूँ। क्योंकि एक जिम्मेदारी थी एज अ मदर, मतलब जब तक बच्चे नहीं होते तब तक पूरी फैमिली को टेंशन रहता कि बच्चे कब होंगे, फिर बच्चे बड़े कब होंगे, फिर उनका स्कूल शुरू होगा, फिर और एज अ मदर यू आर स्टक, मतलब आप एज अ मदर आप एक सोचना शुरू कर देते कि बच्चे को खाना कौन खिलाएगा, फिर खाना पकाना भी है, फिर उनको स्कूल भी भेजना है। तो मैंने हाँ ये तो दिस इज माई पार्ट, आई विल डू इट, बट मैं स्काई डाइविंग नहीं छोड़ सकती बिकॉज दिस इज माई लाइक माई सोल। एंड मतलब उसमें बहुत बहस हुई। इनफैक्ट मैं इनिशियली माई इन लॉ सेड नहीं यू हैव टू क्विट स्काई डाइविंग। मैंने बोला मैं पति छोड़ दूंगी और स्काई डाइविंग नहीं छोड़ूंगी। माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव, ही इज लाइक ऐसी नौबत नहीं आएगी। बट फिर भी हमने बहुत झगड़े करे, इनफैक्ट हम लोग डाइवोर्स तक गए थे कि मैं स्काई डाइविंग नहीं छोड़ सकती। मैं बच्चों को लेके इंडिया आई, फिर कभी फिनलैंड में रहती थी, बहुत जगलिंग करा, बट फाइनली एक डिसीजन लिया कि कहीं ना कभी तो सेटल होना पड़ेगा। तो फिर इन लॉज की भी मानी ऐसा नहीं कि उनकी नहीं मानी। मेरे फादर एंड मदर ऑल्सो यूज्ड टू सपोर्ट अ लॉट फॉर दैट कि बच्चों को देख पहले। You tried maintaining. I tried my best to maintain, but फिर भी नहीं हो रहा था क्योंकि करियर मेरा करियर ऐसा ना कि मुझे जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ जाना पड़े, या मेरे इंडिया में स्काई डाइविंग का ट्रेनिंग नहीं हो रहा था तब अमेरिका जाना पड़ता था, फिर 2-2 3-3 महीने बच्चों को छोड़ के जाना, फिर मेरे माँ बाप संभालते थे उनको। मैं फिनलैंड में हूँ तो माई हस्बैंड यूज्ड टू टेक केयर, तो उसको जॉब संभाल के उनको संभालना वो थोड़ा ट्रिकी हो रहा था। बट जैसे ही फर्स्ट ग्रेड में बच्चे गए तब से माई हस्बैंड टुक अ डिसीजन कि मैं उनको संभालता हूँ, तू स्काई डाइविंग कर। तब उसमें भी एक सिचुएशन आई थी, मतलब मैं कहना चाहूँगी, सबको बताना चाहूँगी कि सबको लगता है आजकल भारतीय पुरुषों को या फैमिलीज को लगता है, इंडिया में सब फैमिलीज को लगता है कि मेरी बीवी ने या मेरी बहू ने या फिर मेरी बेटी ने कुछ करना है। बट नोबडी, मतलब कोई ये सोचना नहीं चाहता कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एज अ मदर बच्चों को छोड़ के जाना बहुत दिल टूटता है। मैं उनको 2-2 महीने नहीं देख पाते, बुरा लगता है। बट आज मैं पद्मश्री हूँ और मेरी एक जिम्मेदारी है मेरे देश के लिए कि मेरे जैसे और 100 शीतल महाजन बने, तो उनके लिए भी मेरा कुछ दायित्व है, जैसे मेरे बच्चों के लिए मेरा दायित्व है।
तो मैं दोनों में बहुत जगलिंग होते हैं। मुझे जब दिखते मुझे होमवर्क में, अभी आजकल बहुत इजी हो गया कि ऑनलाइन होमवर्क हो रहा है, कहाँ है फोन करके, मतलब आई एम लिटरली आई एम नैगिंग कि यहाँ तू कहाँ है, क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, स्कूल में है, बच्चों मतलब फ्रेंड के साथ बैठा है, फ्रेंड के साथ बैठा तो कर क्या रहा है, बोलता है मम्मा डोंट नैग मी, मेरे पीछे इतना जासूस मत बनो। बट वो भी बनना पड़ता है। वैसे ही करियर में भी अभी हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं, और महिला एडवेंचर स्पोर्ट्स में आए उनको प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। वो भी एक पार्ट निभाना जरूरी है, बिकॉज आप लाइफ में जो भी कर रहे हो एज अ मैं दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज कि मैं जो भी करूँ, व्हाट आई एम लिविंग बिहाइंड एज अ लेगेसी, मेरे जाने के बाद अगर मैं कल मर गई तो मेरा जो भी मैंने जो किया है उसका फायदा आगे वाली पीढ़ी को क्या हो रहा है, तो वो मैं सोचती हूँ। मतलब मैं मेरे बच्चों के बारे में भी सोचूंगी, बट ये मेरा दिस इज माय थिंकिंग कि मेरे बच्चे तो मेरा पति भी देख लेगा या मेरे इन लॉज या मेरे फैमिली भी देख लेगी, बट जो न्यू जनरेशन एडवेंचर स्पोर्ट्स में आना चाहती है उनके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है। सो आई नीड, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई नीड टू डू दैट। तो उसमें हाउ ओल्ड आर योर किड्स एंड आर दे सपोर्टिव? अब मेरे बच्चे तो सपोर्टिव है। उनका क्या सपना है? डू दे वांट टू डू स्काई डाइविंग टू? उन्होंने ऑलरेडी स्काई डाइविंग करी। वो जैसे 5 साल के थे तब से ये सोचते थे कि मम्मा ओनली यू आर हैविंग फन, मतलब जनरली हम बोलते हैं ना ओनली बॉयज आर हैविंग फन, दे यूज्ड टू टीज मी कि ओनली मम्मा इज हैविंग फन, व्हाई शुड मॉम एक्चुअली। तो मैंने ऐसा नहीं बेटा, तू छोटा है, तुम छोटे हो दोनों के दोनों। तो वो ऐसे टेबल पे चढ़ के कूद जाते, देख मैंने स्काई डाइविंग किया मम्मा, कबर्ड पे जाके उसमें से कूदेंगे बेड पे। देन वी आर डूइंग प्रिपरेशन कि हम लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट ढूंढा एम्स्टर्डम में, वहाँ पे यंग बच्चों को भी स्काई डाइविंग कराते हैं। तो मेरे बच्चों का 10th बर्थडे, ट्विंस का बर्थडे हमने एम्स्टर्डम में सेलिब्रेट किया। तो 10th बर्थडे स्काई डाइविंग करके किया। एंड हम मतलब माय किड्स, मतलब मेरे दोनों बच्चे हैं बाहर, इंडिया के पहले ट्विंस हैं जिन्होंने स्काई डाइविंग करी हुई है, यंगेस्ट में आते हैं। So all your celebrations have been in air. एयर बच्चे भी अभी स्काई डाइविंग में आ रहे हैं वैसे। So coming back, you initially had a fight for official recognition, and then few years later you were awarded with Padma Shri. So how was that moment? How did you feel at that time? Surprisingly, my nomination for Padma Shri was gone in 2008. महाराष्ट्र स्टेट के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत देशमुख सर, उन्होंने भेजा था। मुझे पता भी नहीं था कि पद्मश्री नाम का कोई अवार्ड होता है ऑनेस्टली। इसे शीतल फॉर्म भरना है, मैंने ना सर आप बताओ, तो मैंने फॉर्म भर के दे दिया, बाकी का लिटरली उन्होंने पेपर वर्क करके भेज दिया। बट वो आगे क्या हुआ कभी पता नहीं चला। 2011 में सडनली 25 जनवरी आई गॉट अ कॉल कि आपका पद्मश्री पुरस्कार के लिए नाम चुना गया है, राष्ट्रपति जी ने आपका नाम चुना है, आप स्वीकार करेंगे क्या? मैंने हाँ क्यों नहीं, मतलब ऐसा कौन होगा जो ना करेगा? नहीं, बहुत सारे लोग ना करते हैं, तो आपको और एक कॉल आएगा। हाँ। तो दूसरा कॉल भी आया, वो हो गया। तो दूसरे कॉल में उन्होंने बताया कि आपके घर में मीडिया आएगी, जस्ट गेट रेडी टू फेस द मीडिया। मैं पुणे में ना एक जैसे तुलसी बाग करके एक शॉपिंग एरिया है, तो उसमें मैं लिटरली शॉपिंग कर रही थी मेरी आई के साथ, और घर के पर्दे बेडशीट्स ना काइंड ऑफ, और ये सडन फोन आया ना, कोई मजाक कर रहा है, पता है ऐसे हमारी रिएक्शन थी, कोई मजाक कर रहा है। बट आधे घंटे बाद फिर से कंफर्मेशन आया एक पत्रकार से कि आपका नाम सिलेक्ट हुआ है पद्म अवार्ड के लिए, आपके घर आ रहे हैं। मैंने नहीं तो मतलब मीडिया से आ रही है, सही सच है। तो हम वैसे ही घर गए, घर की हालत बेकार थी क्योंकि 2 ट्विंस घर में 3 साल के, और उनका पूरा मैस, दूध की बोतल्स पड़ी हुई है, कपड़े इधर है, डायपर्स पड़े हुए। फिर वी फेस्ड इट लाइक दैट वे, बट इट वाज अ बिग सरप्राइज एंड एक सेटिस्फैक्शन था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रिसिएशन मिला बहुत बड़ा। ये शाबाश की कहते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड था, लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। That's what, पहले रिकॉग्निशन के लिए आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा और उसके बाद ये सरप्राइजिंग था लिटरली। बट उसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई कि व्हाई दिस लेडी गॉट अ पद्मश्री। यार नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ध्रुवों पे जंप करी है बिना किसी ट्रेनिंग के, उसके बाद विंग सूट भी किया है, मतलब बच्चों को संभाल के करियर भी कंटिन्यू कर रही है, कुछ तो क्रेडिट बनता है यार। और इट वाज नॉट दैट इजी फॉर मी टू रीच दैट लेवल। मतलब पद्मश्री मिला तब तक तो बहुत लाइफ इजी हो गई थी आई विल से, तब लाइफ मतलब फैमिली के भी झगड़े चल रहे थे, वो भी सॉर्ट आउट हो रहे थे ऑलमोस्ट। और
एक पड़ाव आया हुआ था कि यहाँ से आगे अच्छा होगा। और उसी राइट टाइम पे वो पद्मश्री का मैसेज मतलब फोन आया और मतलब सूदिंग था, मतलब लाइफ में एक बहुत बड़ा जोर का झटका से लगा काइंड ऑफ। ये करियर भी बहुत हटके है, इसलिए यू डेफिनेटली डिजर्व दैट। आई वांट आवर ऑडियंसेस टू नो दैट व्हाट इज शीतल महाजन टुडे एंड व्हाट डू यू थिंक इज दैट वन ड्रीम लेफ्ट यू आर स्ट्राइविंग फॉर। एक्चुअली व्हाट शीतल महाजन टुडे इज व्हाट माय मतलब जो मेरे गुरु है या फिर जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा उनकी दुआ है आज शीतल महाजन। उन्होंने दिल से चाहा कि शीतल कुछ कर सके और उन्होंने उसके लिए हेल्प भी करी। मतलब एक मैं कहूँगी कि मैं एक माटी का गोला थी और मेरे जो गुरु है जितने भी या मेरे सपोर्टर्स है, मेरे पापा, मेरे कमल सिंह उबट सर या राजेश सर या महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अजय दादा है, एवरीवन, आई विल मतलब नाम कम पड़ जाएंगे। इन्होंने एक माटी का जो गोला था उसको एक शेप दिया है और वो मैं बन चुकी हूँ आज। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे माटी के गोले हैं, उनको मुझे बर्तन बनाना है, किसी को पॉट बनाना है, कुछ तो बनाना है। मतलब अभी वो मेरा ड्रीम है कि आज आगे जाके एक शीतल महाजन बनी है तो वैसे और 100 शीतल महाजन, 100 क्या मैं एटलीस्ट 5 भी बना पाऊँ मेरी जैसे शीतल महाजन। स्काई डाइविंग, नॉट इवन स्काई डाइविंग बट एरो स्पोर्ट्स में, अभी मैं एरो स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी ले रही हूँ। स्काई डाइविंग जैसे और 13 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हैं हवा में खेलने जाने वाले, तो उसमें मैं लड़कियां ढूंढ रही हूँ कि जो इसमें करियर करना चाहती हैं और जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वो उनको नहीं आनी चाहिए। जैसे स्पॉन्सरशिप के लिए आई या फिर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया या फिर फैमिली ने सपोर्ट करने के बावजूद भी गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स आए, तो ये सारे इशू उनको फेस ना करने पड़े या स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। You want to लिए make that वर्किंग path फॉर दैट। या सो आई हैव माय फिनिश स्काईडाइविंग एकेडमी, इट्स अ एनजीओ ओनली मेड फॉर स्काईडाइविंग एंड एरो स्पोर्ट्स, जिसके थ्रू जिनको भी स्पेशली लड़कियां, इवन आई विल बी हैप्पी अगर कोई लड़के भी इसमें आना चाहे और करियर करना चाहे तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहूँगी और कर रही हूँ। इनफैक्ट अभी 4 लड़कियां हैं जिनकी एक टीम बना के हम अगले 2 साल में 2022 में वर्ल्ड कप है, तो वी प्लानिंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन दैट कॉम्पिटिशंस। अमेजिंग। तो एक शीतल महाजन बन गई, अभी अगले और शीतल महाजन बनाने के प्रोसेस में हूँ। अभी नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, यू ऑल्सो डिड इट ऑन दी 7th वंडर। इजिप्ट में भी ये किया, फिर नौवारी साड़ी में जंप किया। सो व्हाट नेक्स्ट? अब और क्या प्रोजेक्ट्स बाकी है? व्हाट इज योर नेक्स्ट? स्काईडाइविंग फ्रॉम स्पेस। अभी स्पेस से जंप करने का ड्रीम, एक्चुअली वो तो 2013-14 से ही पेंडिंग है। उसमें पूरे वर्ल्ड में 11 लोगों ने स्पेस में से जंप करी है, 11 पुरुषों ने जंप करी है स्पेसिफिकली, किसी महिला ने नहीं करी है। So you'll again be the first woman to do that. हाँ, तो मुझे I don't want to take the title, but I want to say महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? अगेन वहीं पे बायस हो गया ना, सिर्फ पुरुष ही क्यों करे? अभी तक अमेरिका से या रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से जितने भी लोगों ने जंप करी है स्पेस में से, वो सारे पुरुष ही थे। 1960 से जंप हो रही है, 1960 से 2016 तक जंप हुई है स्पेस में से, स्काई डाइविंग हुई है, तो उसमें महिलाएं क्यों नहीं थी आज तक? मतलब एज अ टेस्टिंग के लिए तो लेके जाते, एटलीस्ट कुछ तो पार्ट देते थे, और उसमें कहीं महिलाओं का नाम भी नहीं है। तो मेरा ये प्लान है कि इसरो की टीम के साथ हम मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर पूरी इंडियन वुमेन टीम के साथ स्पेस से जंप करना है, और वो अभी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, इन वर्किंग फॉर दैट। एंड अभी रिसेंट 2020-21 के मई में एवरेस्ट के ऊपर स्काई डाइविंग कर रही हूँ मैं। And that has been your long coming dream. हाँ, वो 2007 से पेंडिंग था, तो अभी वो फाइनली अभी एक्चुअली 2020 में प्लान था, सब हो गया था तैयारी, बट कोविड की वजह से सब पोस्टपोन हो गया। सो नेक्स्ट ईयर वी प्लानिंग, बट स्टिल कुछ स्पॉन्सर्स बैकआउट कर गए हैं ड्यू टू कोविड, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट की स्पॉन्सर्स मिल जाए। Uninvited challenge. वहाँ चैलेंजेस तो आते रहेंगे, दैट इज लाइफ अगेन, बट रुकना नहीं है, कभी नहीं रुकना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस फॉर मी एटलीस्ट। जितना फॉलो करोगे किसी चीज को, जितना, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है बट घर में बैठे रहूँ और पढ़ाई नहीं करूँ तो डॉक्टर नहीं बन सकती, लाइक दैट। जो इंजीनियर बनना है बट किसी और को कॉपी करके इंजीनियर नहीं बनते, वो उतना जहन में चाहिए कि हाँ मैं मेरा पढ़ाई करके मैं खुद बनूंगी। तो स्काई डाइविंग में देयर इज नो शॉर्टकट, इनफैक्ट किसी और को पढ़ाई नहीं करा सकते, आपको इसमें भी पढ़ाई होती है एरो स्पोर्ट्स में, और एरोडायनामिक्स बहुत सीखना पड़ता है इसमें। तो पढ़ाई करके कंसिस्टेंटली रहो एंड यू कैन डू इट, एनीथिंग, इन एनी फील्ड। It is said, you know, that
if you think you can, you definitely can, and if you think you can't, you can't. Yeah. Both ways you are correct and you've proved it positively. So ये सारी जो नकारात्मकता है कि एक औरत नहीं कर सकती, you cannot do anything, ये सब पीछे छोड़ के you have done something extremely tremendous. So आज जो महिला है, जो लड़कियाँ कुछ करने की चाह रखती है, कुछ बड़ा कर दिखाना चाहती है, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? Nothing can stop you until and unless you stop yourself. मतलब आपको कोई भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोक सकता जब तक आप आपके खुद को नहीं रोकते. मतलब ये मैंने देखा हुआ है कि मेरे फैमिली में भी बोल रही हूँ. पहले मेरे पापा ने रोका, मैंने बोला कि नहीं, मैं तो मतलब झांसी की रानी बन गई घर में कि मैं करना चाहती हूँ और आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा. तो पापा भी समझ गए और उन्होंने सपोर्ट किया. थ्रूआउटली उन्होंने अभी तक मेरे साथ खड़े रहे और मुझे हेल्प करी. सेम चीज़ इन लॉज के साथ भी हुई. उनको भी बताया कि नहीं मैं करना चाहती हूँ, उन्होंने भी रोका, बट बाद में वो भी मान गए और वो भी सपोर्ट करने लगे. तो ये आपको कैसे आप समझाते हो. एक एग्जांपल दूंगी कि सबको लगता है कि मेरी बीवी सुनीता विलियम्स बने या शीतल महाजन बने, बट सुनीता विलियम्स जब स्पेस जाती है ना 6 महीने के लिए, तो उसके बच्चे कौन संभालता है? उसका हस्बैंड संभालता है, उसकी फैमिली संभालती है. उसको ये टेंशन नहीं रहती कि बच्चे कहाँ हैं. एग्जैक्टली द सेम थिंग हस्बैंड क्या कहते हैं, जैसे कि अपने पड़ोस में कोई सब्जी बन रही है तो हमें मतलब आजकल है ना कि हम कुछ घर में अच्छा बनता है तो हम पड़ोसियों से शेयर करते हैं. तो पड़ोसियों से कुछ सब्जी आ गई और फिर हम बोलते हैं कि अरे वो सुनीता भाभी के यहाँ की सब्जी तो कितनी अच्छी है, तुम्हारे हाथ से इतनी अच्छी बनती नहीं है. तो जैसे बीवी क्या करती है कि हाँ सुनीता भाभी जी आपकी है ना रेसिपी बताओ, वो बीवी भी बनाती है और फिर वो रेसिपी सेम नहीं बनती तो पति क्या बोलता है, उनके हाथ की रेसिपी का जो मज़ा है वो तुम्हारे हाथ से नहीं आ रहा है. वो अप्रिसिएशन कम पड़ता है वहाँ पे. हम अपने लोगों को ही अपना अप्रिसिएशन नहीं देते और वहाँ पर वो क्रॉस होता है कनेक्शन और फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं. तो ज़िंदगी में आपको मतलब जैसे मुझे लगता है कि मेरे पति ने टॉम क्रूज बनना चाहिए, बट उसको टॉम क्रूज बनाने के लिए एज अ बीवी मैंने क्या करना चाहिए वो मैं नहीं सोचती. हाँ. तो आजकल ये दुनिया की ये नीड है कि ज़रूरत है ये समझने की कि आपको घर में क्या चाहिए. शांति चाहिए तो शांति के लिए आप क्या कर रहे हो. बट नॉट ओनली, इट्स नॉट रोल ऑफ ओनली मदर और वाइफ और डॉटर, फीमेल. इट्स अ नॉट ओनली फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों को ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे मतलब कम पड़ रहे हैं और हमने क्या करना चाहिए. मतलब मेरे पति को लगता है कि मैं सुनीता विलियम्स बनूं तो उसको ये समझना चाहिए कि उसकी फैमिली उसके लिए क्या कर रही है. तो वही मेरे हस्बैंड ने अंडरस्टैंड किया. नाउ ही इज स्टैंडिंग बाय मी, ही इज टेकिंग, मतलब बच्चों को खाना बनाना, खाना खिलाना, कपड़े धोना और ऑफिस भी संभालना, वो सब कुछ कर रहा है. नाउ ही इज अ मदर, लिटरली ही इज अ मदर एंड फादर बोथ. तो ये रोल उसको समझना पड़ा. अब बैलेंस है और वो बैलेंस इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारी वो अंडरस्टैंडिंग बनी. जब तक वो अंडरस्टैंडिंग घर में नहीं होती तब तक आप बाहर बैलेंस नहीं कर पाते, आपका करियर नहीं बैलेंस कर पाते. तो ये इट्स नॉट ओनली वन मैन जॉब, वन पर्सन जॉब, इट्स अ फैमिलीज जॉब टू अंडरस्टैंड ईच अदर. एंड नाउ माई इन-लॉज आर लाइक नेक्स्ट कहाँ जाना है शीतल. अब जैसे मैंने उनको बोला कि गुजरात में कुछ जम करने हैं, चलो मैं माई फादर इन लॉ इज 76 ईयर ओल्ड, मैं आता हूँ. मैंने कहा कोविड में नहीं आना है. बोलते नहीं मुझे देखना है जम करना है, कैसे तुझे कुछ हेल्प मिल जाए. तो ये सपोर्ट आज चेंज हुआ है जस्ट बिकॉज मेंटालिटी, हाउ यू मैनेज योर फैमिली विद द थॉट्स. ओनली थॉट्स कैन क्रिएट एंड थॉट्स कैन डिस्ट्रॉय. Convincing power is the more important. So I will say to this generation की अंडरस्टैंडिंग लेवल एक रखो और कन्विंस करो कि आप कुछ कर रहे हो वो सही है, कुछ गलत नहीं कर रहे हो. एवरीवन स्टैंड बाय, वी विल स्टैंड बाय यू. मतलब पूरी फैमिली आपके पीछे. और जैसे मतलब मेरे पापा मेरे पीछे खड़े थे ना, मेरा एक कॉन्फिडेंस था कि मतलब है कि मेरे बाप मेरे पीछे खड़ा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगी. How did he see this dream through your eyes? Actually he is no more. I lost my father on 4th August. I'm sorry. इसीलिए मैंने मतलब और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तभी भी बायस हुआ. पापा गए और घर में सबने बोला कि भाई अग्नि दे, मतलब बेटा अग्नि देता है, बेटा ही अंतिम संस्कार करता है. मैंने मतलब मेरे पापा ने मेरे लिए जो करा है, मैं अगर जन्म लेती तो मैं जन्म के टाइम अगर मेरा जेंडर लड़का होता तो मैं सारे रिचुअल्स उनके लिए करती. तो मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं नहीं कर सकती, है तो गलत बात हुई ना. उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ करा है. आज नाइट ड्यूटी करते थे वो और डे के टाइम मेरे साथ रहते थे, तो उन्होंने 2 ड्यूटियाँ करी हुई है. तो ही स्टूड बाय मी एवरी टाइम.
अगर वो जब होते थे तो मैं कहती थी पूरी दुनिया जीत सकती हूँ मैं, तो वो फीलिंग क्यों आती थी? क्योंकि ही वॉज देयर समवेयर। तो अभी वो नहीं है तो मैं उनको कैसे भूल जाऊँ, एक पल में कैसे भूल सकती? तो उनको एक ट्राइब्यूट करके मुझे मुझे भी सारे उनको अग्नि भी मुझे देना था, और मुझे सब कुछ चीज़ें भाई जो कर रहे हैं वो सब मुझे करना था। घर वालों ने मतलब रिलेटिव्स ने बहुत अपोज किया, बट आई स्टूड, मैंने मेरा डिसीजन लिया एंड मैंने भी बाल दिए, और सारे उनके अंतिम संस्कार के विधि मैंने ही करे। मैंने मेरे भाई के साथ दोनों ने करे। मैंने बेटा और बेटी आप डिफरेंस मत करो, वो फीलिंग मैटर करती है। बाप ने ये नहीं सोचा था कि अच्छा इसको बेटी पैदा करना है या इसको बेटा पैदा करना है, वो भगवान ने जो बनाया है वो बनाया हुआ है। तो आप हम कौन होते हैं कि उसको बाद में बाइफरकेट करें कि बेटी क्या करे ना बेटा ना क्या करे करके। तो वो एक मैं इस विचार की हूँ। तो आई डोंट नो, बहुत सारे लोग एग्री भी नहीं होंगे, बट पापा पापा होता है यार, मतलब उनके लिए जितना भी करो, उन्होंने इतना करा हुआ है तो उनके लिए मैं क्या करूँ, मतलब क्या बस। शीतल जी, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा। आपकी स्टोरी सच में इट्स रियली इंस्पायरिंग, एंड आई एम श्योर ये बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां आपसे प्रेरणा लेती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।